हेलो बच्चों। आज का क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मात्रात्मक नीति पर चर्चा। तो मुद्रास्फीति जब महंगाई बढ़ जाती है तब आरबीआई उसको कैसे नियंत्रित करता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मात्रात्मक उपकरण जैसे सीआरआर, एसएलआर, आरआर आदि उपकरणों को बढ़ाता है। आरबीआई द्वारा सीआरआर, एसएलआर, आरआर आदि को बढ़ाना एक कठोर मौद्रिक नीति कहलाती है। आइए हम इन उपकरणों पे चर्चा करते हैं। पहला है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो। इसको हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। सीआरआर वह दर होता है जो सभी बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ भाग कितना, जितना आरबीआई तय करती है, निर्धारित करती है, उसका कुछ भाग आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। क्या मतलब है इसका कि जो भी वाणिज्यिक बैंकों के पास जितनी भी जमा राशि है उसका कुछ भाग आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। सीआरआर का मुख्य उद्देश्य नकदी प्रवाह, कैश फ्लो जो मार्केट में है उसको कंट्रोल में करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। तो अगर कैश फ्लो बाजार में बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी हुई है, तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, जिससे सीआरआर को बढ़ाने से उसका बहुत ज़्यादा भाग यानी कुल जमा राशि का भाग सीआरआर के बढ़े हुए दर पे आरबीआई के पास रखना होता है, जिससे आम लोगों को ऋण देने के लिए पैसा वाणिज्यिक बैंकों के पास कम रहता है। जैसे आम लोगों को महंगा ऋण मिलता है और महंगा ऋण मिलता है तो लोग लोन की डिमांड कम कर देते हैं। जब लोन की डिमांड कम होगी तो बाजार में पैसे का फ्लो कम होगा, और पैसे का फ्लो कम होगा तो लोग चीज़ों की डिमांड कम कर देंगे। चीज़ों की डिमांड कम करने से क्या होगा कि लोग कीमतें कम हो जाएंगी, चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी, वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, जिससे महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। इसी प्रकार अगर महंगाई यानी पैसे का फ्लो बढ़ाना है तो सीआरआर को कम कर दिया जाएगा, जिससे लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे लोन की और पैसे का फ्लो बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। अगर उदाहरण के द्वारा एक हम समझे, अगर वाणिज्यिक बैंकों के पास 1000 की जमा राशि है तो सीआरआर जो कि आरबीआई द्वारा निर्धारित इस समय 3.75% है, तो इसके हिसाब से आरबीआई में आपको यानी वाणिज्यिक बैंकों को 37.50 रुपये जमा करनी होगी। आगे हम बात करते हैं एसएलआर की यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सर्वाधिक तरलता अनुपात। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर जो कि अभी 18% है, आरबीआई द्वारा निर्धारित है, उसका अपनी जमा बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का 18% यानी जो भी उनके पास जमा है उसका 18% अपने पास नकद यानी कैश यानी सोना यानी गोल्ड यानी या फिर सरकारी प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखना होता है। कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? कैश रिजर्व रेशो में अपनी कुल जमा राशि का कुछ भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता था, और लिक्विडिटी रेशो में एसएलआर में अपनी कुल जमा राशि का 18% यानी जो भी आरबीआई द्वारा निर्धारित हो अपने पास रखना पड़ता है। वो भी किस में? कैश में भी रख सकते हैं, सोने में भी रख सकते हैं और सरकारी प्रतिभूति के रूप में भी रख सकते हैं। अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है तो बैंकों के पास बाजार में ऋण देने के लिए पैसा कम होगा। जब ऋण देने के लिए पैसा कम होगा तो लोगों को महंगा ऋण देंगे, जैसे महंगा ऋण देंगे तो लोग डिमांड कम करेंगे लोन की। इसी प्रकार चीज़ों जब डिमांड कम करेंगे पैसे का फ्लो कम होगा बाजार में, पैसे का फ्लो कम होने से लोग चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, वस्तुओं को खरीदना कम करेंगे, जिससे वस्तुओं की कीमतें बाजार में कम होंगी और कीमतें कम होंगी तो महंगाई कम होगी। इसी प्रकार एसएलआर द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे बैंक रेट की। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट बैंक दर में वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा ऋण दिया जाता है। यानी यदि बैंक रेट अधिक है तो बैंकों को महंगा ऋण मिलेगा, आरबीआई द्वारा बैंकों को महंगा ऋण दिया जाएगा। जब
वाणिज्यिक बैंकों को महंगा ऋण मिलेगा तो वो आम लोगों को भी महंगा ऋण देंगी। जब आम लोगों को महंगा ऋण मिलेगा तो लोग ऋण की डिमांड ही कम कर देंगे। जब ऋण की डिमांड कम करेंगे तो फिर ऋण की डिमांड कम करेंगे तो फिर पैसे का फ्लो कम होगा बाजार में। पैसे का फ्लो कम होने से महंगा चीज़ों की कीमतें कम होंगी और महंगाई नियंत्रित होगी। अभी के हिसाब से बैंक रेट 5.75% है। आगे हम बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट में भी वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा ऋण यानी धन उधार दिया जाता है। अगर आरआर को बढ़ा दिया जाए, यानी आरआर को बढ़ाने से क्या होगा, वाणिज्यिक बैंकों को महंगा ऋण मिलेगा। अगर आरआर को बढ़ा दिया जाए तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। जब आरआर बढ़ेगा तो बैंकों को महंगा ऋण मिलेगा। जब बैंकों को महंगा ऋण मिलेगा तो आम लोगों को महंगा ऋण मिलेगा। जब आम लोगों को महंगा ऋण मिलेगा तो बैंक के ऋण कम लेंगी तो बाजार में पैसे का फ्लो कम होगा। उसी प्रकार से डिमांड कम होगी और कीमतों की चीज़ें कम होंगी और महंगाई नियंत्रित होगी। अब आप कहेंगे बैंक रेट और रेपो रेट में अंतर क्या है? क्योंकि दोनों में ही आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उधार दिया जाता है। तो मैं अंतर बताती हूँ। बैंक दर में वाणिज्यिक बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए यानी दीर्घकाल के लिए ऋण दिया जाता है और बिना किसी के एवज में, यानी कोई भी कोलेटरल डैमेज यानी कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है आरबीआई के पास। लेकिन रेपो रेट में क्या होता है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है और सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में दिया जाता है। आई होप अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं रिजर्व रेपो दर की। रिजर्व रेपो दर क्या होता है? इसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती है और जब वाणिज्यिक बैंकों से आरबीआई उधार लेती है तो लोगों को उधार देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पास कम पैसे होंगे। क्योंकि जब आरबीआई कब उधार लेगी वाणिज्यिक बैंकों से? जब बाजार में बहुत ज़्यादा पैसे का फ्लो रहेगा, बहुत ज़्यादा पैसे का फ्लो रहेगा तो महंगाई बढ़ी रहेगी। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, उस हिसाब से डिमांड करेंगे तो महंगाई बढ़ी रहेगी। तो उस हिसाब से आरबीआई क्या करेगा, वाणिज्यिक बैंकों से उधार ले लेगा, जिससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसे कम होंगे लोगों को उधार देने से। जब पैसे कम होंगे तो महंगा ऋण मिलेगा। जब महंगा ऋण मिलेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे और डिमांड कम करेंगे तो चीज़ों की कीमतें कम होंगी। उसी हिसाब से महंगाई नियंत्रित होगा। तो आरबीआई क्या करता है, सीआरआर, एसएलआर, आरआर, बीआर, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, इन सबको बढ़ा देता है। इन सबको बढ़ाने से लोगों को महंगा ऋण मिलता है, फिर चीज़ों की डिमांड कम होती है, फिर इनकी पैसे का फ्लो कम होता है और लोगों को महंगा ऋण मिलता है, जिससे प्राइजेस महंगा ऋण मिलता है तो लोग ऋण के लिए डिमांड कम करते हैं। ऋण के लिए डिमांड कम करने से क्या होता है, बाजार में पैसे का फ्लो कम होता है, जिससे वस्तुओं की डिमांड कम होती है। जिससे वस्तुओं की डिमांड कम होने से फिर उनकी कीमतें कम हो जाती है। इसी प्रकार महंगाई नियंत्रित हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।